अगर पिछले 26 सालों पर भी हम नजर डालें तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से लेकर गेम ऑफ थ्रोन्स, स्ट्रेंजर थिंग्स, इंडिया में बाहुबली, केजीएफ, एलसीयू, ना जाने कितने सारे यूनिवर्स देखने मिले, लेकिन हैरी पॉटर वन ऑफ दोज फ्रेंचाइज जिसकी हर एक मूवी की रिवॉचेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्टोरी सिनेमैटिकली कंसिस्टेंट रही है। किसी भी मूवी को कहीं से भी देखना स्टार्ट करो, आज भी उतना ही मजा आएगा, क्योंकि ये अपनी वैल्यूज होल्ड करती है। ऑल्दो इन्हें अगर एक पूरी सीरीज के बजाय अगर हम एक एक पार्ट से कंपेयर करें तो कुछ मूवीज है जो अपनी किताबों को वो जस्टिस नहीं दे पाई जो हार्डकोर हैरी पॉटर फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो आई थॉट क्यों ना हैरी पॉटर मूवीज को रैंक किया जाए, जहां मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस मूवी ने बुक्स के साथ कहानी को प्रॉपरली जस्टिस देते हुए लिटरली सिनेमा बना दिया, वही ऑन दी अदर हैंड कौन सी मूवी सिनेमैटिकली प्लीजिंग होते हुए भी थोड़ा बहुत कम पड़ गई। जैसे कि सबसे आखिर में मेरे लिए आती है सीरीज की 6th इंस्टॉलमेंट यानी कि हाफ ब्लड प्रिंस। ये मूवी आई थिंक सबसे बड़ा ब्लंडर अपनी कलर ग्रेडिंग के साथ ही करती है। लिटरली कुछ कुछ मोमेंट्स पर मूवी को पॉज करते हुए ब्राइटनेस को बढ़ाकर देखना पड़ता है कि भाई चल क्या रहा है। ऊपर से पिछली मूवी में ही सीरियस ब्लैक मारा था, वोल्डेमॉर्ट दुनिया के सामने आ चुका था, प्राण भक्षी मुगलू दुनिया में तक अपना आतंक फैला रहे थे, लेकिन अपना मसीहा स्टेशन पर किसी कैफे में एक वेटरेस को पटाने में लगा है। आई मीन व्हाट? बाय द वे बुक्स में ये कैफे में फ्लर्टिंग वाली जैसी कोई चीज नहीं हुई थी। ये वार्नर ब्रोस के इंटरफेरेंस की वजह से हुआ या डायरेक्टर और राइटर्स की अपनी चॉइस थी, पता नहीं, पर हाफ ब्लड प्रिंस सपोज टू बी डार्क, इंटेंस इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, क्योंकि इसी के अंदर हमें पता चलता है कि आखिरकार टॉम रिडल वोल्डेमॉर्ट कैसे बना, उसके माता पिता कौन थे, उसका बचपन कैसा रहा, उसने होक्रक्स को जरिया बनाते हुए अपनी अमरता का बड़ा प्लान कैसे बुना। लेकिन मूवी हमें रॉन की पप्पिया हैरी और जिनी का एक दूसरे के लिए सडनली दीवाना होना यही दिखाने में फंस जाती है। बुक्स के अंदर हैरी लिटरली पागलों की तरह मैल्फॉय के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि उसे शक हो चुका था कि ड्रेको भी प्राणभक्षी बन चुका है। ऑल्दो आखिर में हुआ पूरा केव वाला इंसिडेंट, स्नेप का डंबलडोर को मारना, हैरी का सर कहना, हरमाइनी का मुस्कुराना, ये सारे बढ़िया मोमेंट्स होने के बावजूद हाफ ब्लड प्रिंस मेरे लिए तो सीरीज की लीस्ट फेवरेट मूवी है। खैर इसी के बाद नंबर 7 पे आती है सीरीज की 5th इंस्टॉलमेंट ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स। आई नो बहुत लोगों के लिए ये उनकी वन ऑफ द फेवरेट पॉटर फिल्म हो सकती है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली नॉवेल्स में सबसे बड़ी किताब ऑर्डर ऑफ फीनिक्स ही है, लेकिन मूवीज की सीरीज में ये सबसे कम रन टाइम होल्ड करने के बावजूद ये किताब से कुछ कुछ चीजें बेहतरीन भी करती है। जैसे फिनाले बैटल को मूवी ने बहुत ही एपिक बना दिया, बेलेट्रिक्स का सीरियस को मारना, वोल्डेमॉर्ट का हैरी पर हावी होना, डम्बलडोर वर्सेस वोल्डेमॉर्ट की क्रेजी बैटल, सारी चीजें बेहतरीन टॉप नॉच है। इनफैक्ट ये मूवी हमें हैरी के इनर कॉन्फ्लिक्ट को भी बड़े ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे अपनों का साथ और प्यार ही वो चीज है जो उनके सामने वोल्डेमॉर्ट को कमजोर करती है। लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टर डेविड येट्स के आने से इसी मूवी के साथ एक बहुत ही बड़ा टोनल शिफ्ट भी आया। कहानी पहले की तरह होलसम ना रहते हुए रियलिटी और डार्क चीजें लाइक डिप्रेशन एंड ऑल पे ज्यादा बात करती है, विच इज नॉट अ बैड थिंग। लेकिन मेरे लिए पर्सनली हैरी पॉटर एक ऐसा घर था जहां मैं सुकून से अपनी बाकी की पूरी जिंदगी बिता सकूं। लेकिन ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के साथ सब कुछ बदल गया, क्योंकि यही से पता चला कि एक बहुत बड़ी जंग आने वाली है जिसके लिए अब सभी को तैयार होना होगा। खैर इसी के साथ आगे बढ़े तो नंबर 6 पे आती है सीरीज की 7th इंस्टॉलमेंट डेथली हैलोज पार्ट 1। अब देखो इस मूवी के साथ थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन जुड़ी हुई है, क्योंकि जेके रोलिंग ने डेथली हैलोज की एक ही बुक लिखी थी, लेकिन वार्नर ब्रोस डिसाइड टू स्प्लिट द फाइनल पार्ट इनटू 2 मूवीज, और यही पर मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है। क्योंकि वैसे अगर देखो तो इस मूवी में कुछ खास होता नहीं है। हैरी, रॉन, हरमाइनी ज्यादातर कैंपिंग में अपना वक्त बिता रहे थे। एक्शन से ज्यादा ये मूवी ड्रामा पे फोकस करती है, जो कि इवेंचुअली एक मोमेंट पर आकर हमें भी थका देता है, क्योंकि कहानी भी काफी धीमी आंच पर आगे बढ़ती है। नो डाउट 7 पॉटर्स प्लान, लुपिन का हैरी को जकड़ते हुए अपनी पहली मुलाकात के बारे में पूछना, रॉन का हरमाइनी की ओर देख पहली बार प्यार को महसूस करना, ग्रिंगॉट्स के अंदर घुसना, 3 भाइयों की कहानी, मैल्फॉय मैनर के अंदर हुआ पूरा इंसिडेंट, एंड फाइनली डॉबी का हैरी और उसके दोस्तों के लिए कुर्बान होना, ये अजीब लेकिन एट द सेम टाइम काफी यूनिक फीलिंग थी, क्योंकि ये पहली बार था जहां कहानी हॉगवर्ट्स के बाहर भी एक्सप्लोर की जाती है, एंड दे डिड वेरी वेल। इसीलिए ये हाफ ब्लड प्रिंस और ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के ऊपर आती है। जहाँ इसी के साथ नंबर 5 पे आती है सीरीज की 4th इंस्टॉलमेंट गॉबलेट ऑफ फायर। अब मैं इसे सोली नंबर 5 पे इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये मूवी आउट एंड आउट एक मासी मसाला काइंड ऑफ फिल्म है। आई मीन क्या कुछ नहीं होता इसके अंदर। एक तरफ जादू की त्रिकोणीय स्पर्धा चल रही है, हमें हॉगवर्ट्स के अलावा भी और दूसरे जादू स्कूल्स भी देखने मिलते हैं। दूसरी ओर मैड आई मूडी जैसा एक रॉ पत्थर दिल कैरेक्टर हमारे सामने आता है, जो भाई जानलेवा श्राप को बच्चों के सामने एवी परफॉर्म कर देता है। ऊपर से इसी के अंदर चो चैंग के जरिए हैरी को पहली बार प्यार का एहसास होता है। ड्रैगन से लड़ाई, अंडर वाटर बैटल, यूल वॉल में हरमाइनी की प्रिटीएस्ट एंट्री, एंड मेनली इसी मूवी के साथ पूरी कहानी का मेन एंटेगनिस्ट वोल्डेमॉर्ट का हमारे सामने पुनर्जन्म लेना, जिसके आते ही सेड्रिक डिग्री का मरना, जिसके साथ हमें पता चलता है कि हाँ भाई अब मामला सीरियस हो चुका है, क्योंकि यहाँ
से लड़ाई शुरू होने वाली है। मूवी में सब कुछ बढ़िया था, लेकिन इसकी नोवेल इन माय ओपिनियन मूवी से वे मोर बेटर है, क्योंकि बुक के अंदर बार्टी क्राउच जूनियर की कहानी, विंकी द हाउस एल्फ की कहानी इतनी हार्ट टचिंग है कि उसकी इंपॉर्टेंस वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने गॉबलेट ऑफ फायर पढ़ी है। बट सैडली इसके डायरेक्टर माइक न्यूअल ने इसकी असली डार्कनेस गायब भी कर दी। बार्टी क्राउच जूनियर थ्रू आउट पूरी सीरीज से मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। बंदा भाई पूरा टेढ़ा खिसका हुआ इंसान था। उसने मैड आई जैसे टॉप क्लास हॉरर को साल भर कैद में तो रखा ही, पर उससे भी बदतर उसने अपने बाप बार्टी क्राउच जूनियर की हड्डियां तक दफना दी, सिर्फ और सिर्फ वोल्डेमॉर्ट से वफादार रहने के लिए। आई रियली विश बार्टी क्राउच जूनियर की कहानी को ये लोग सीरीज में जस्टिस दे पाए। खैर इस पे कभी और चर्चा करेंगे। आगे बढ़े तो नंबर 4 पे आती है सीरीज की सेकंड इंस्टॉलमेंट, चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। मैं अक्सर सोचा करता था कि कितना बढ़िया होता अगर क्रिस कोलंबस पहली 2 मूवी के डायरेक्टर ही अगर पूरी सीरीज को बनाते तो। लेकिन अब जब भी मैं चेंबर ऑफ सीक्रेट्स की ओर देखता हूँ तब मुझे पता चलता है कि मूवीज का अपना टोन बदलना कितना जरूरी था, क्योंकि चेंबर ऑफ सीक्रेट्स एक काफी बढ़िया कहानी है। इसके अंदर थ्रिल है, हॉरर का वो एलिमेंट है जो बाकी की मूवीज में ना के बराबर था। ऊपर से इसी मूवी के अंदर हम यंग टॉम रिडल से पहली बार मिलते हैं। रूप परिवर्तन कार्ड का इस्तेमाल, हैरी का अपने आप को लेकर सवाल करना कि आखिरकार वो है कौन। आखिर में काल दृष्टि के बेहतरीन सीजीआई के साथ बड़ी लड़ाई होने के बावजूद ये सेम एस्थेटिक और प्रीटी मच पहली मूवी के सेम टेम्पलेट के चलते कहीं पर गुम हो जाती है। लेकिन जब हम इसे दोबारा देखते हैं तब पता चलता है कि यार ये तो बढ़िया मूवी है। वो एक फॉरगेटेबल फीलिंग होने के चलते मैंने इसे नंबर 4 पे प्लेस किया है, ऑल्दो आई लव दिस वन। खैर इसी के साथ अब हम टॉप 3 में आ चुके हैं। तो नंबर 3 पे आती है सीरीज की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिलोसोफर स्टोन। ऑब्वियसली अगर हम स्केल या कहानी की कॉम्प्लेक्सिटी पे आए तो पिछली मूवीज इससे और बेहतर हो सकती है। बट कम ऑन यार, इसी मूवी के साथ तो सब कुछ शुरू हुआ। इसी फिल्म ने हैरी के साथ साथ हमारे लिए भी उस नई जादुई दुनिया के दरवाजे खोले जो जाने अनजाने में हम सबकी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए। क्योंकि ये अगर ना होती या फेल हो जाती तो आगे की कहानी में शायद ही कोई इंटरेस्ट लेता। छूमंतर गली की वो मायावी गलियां, ट्रेन का वो पहला सफर, क्विडिच जैसा एक डेंजरस येट एडवेंचरस खेल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हरमाइनी और रॉन जैसे नए दोस्त जो अपने पहले ही साल में ना जाने कितनी मुश्किलों में भी साथ रहे और आगे भी देते रहे। ऊपर से वैसे देखा जाए तो वोल्डेमॉर्ट का पहला अपीयरेंस भी इसी मूवी में होता है, और इसी मूवी के बाद सीधा 4th मूवी में हमें वोल्डेमॉर्ट देखने मिलता है। सो ये मूवी सेटअप के मामले में तो कहीं पर भी पीछे नहीं है। ऊपर से इसके आइकॉनिक हेडविग के म्यूजिक को लेकर सारी चीजें लाजवाब थी और रहेगी, क्योंकि इसके साथ जो महसूस हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था और शायद इसके बाद कभी किसी और सीरीज के लिए होगा भी नहीं। खैर इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अगर हम आगे बढ़े तो दूसरे नंबर पे आती है सीरीज की 3rd इंस्टॉलमेंट, प्रिजनर ऑफ अज़्काबान। अनडाउटेडली इसे तो टॉप 2 में आना ही था, ना ही सिर्फ इसकी कहानी के चलते बल्कि इसके डायरेक्टर अल्फोंसो कुआरॉन अपने साथ जो लेकर आए उसे आगे कोई टॉप नहीं कर पाया। आप इसके बाद जब भी प्रिजनर ऑफ अज़्काबान को देखो तो बस इसके ट्रांजिशन को नोटिस करना या फिर 2 कैरेक्टर्स के बीच चल रही इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस को बस नोटिस करना। सारी चीजें इतनी ज्यादा आर्टिस्टिक फील होती है कि मानो कोई पोएट्री चल रही हो। ऊपर से इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग चीजों को साथ लेकर एक के बाद एक ट्विस्ट को हमारे सामने खोलती जाती है। जैसे सीरियस ब्लैक पहले हमें विलन लगता है जिसने अपने दोस्तों को धोखा दिया, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि पेटिग्रू दरअसल असली धोखेबाज था जो कि पिछले 14 सालों से एक चूहा बन के छुपा हुआ था। उसी के साथ हैरी का अपनी आंट को हवा में उड़ाना, दम बिशाजू की दहशत, टाइम टू टाइम लुपिन और हैरी के बीच चल रही वो बातें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा पसंदीदा जॉनरा टाइम ट्रैवल को ये मूवी काफी स्मूथली ये ब्रिलियंटली हैंडल करती है। हालांकि ये टॉप 1 पे जा सकती थी अगर ये लोग बुक्स में बताए जाने वाले द मर्डरर्स की स्टोरी को इंक्लूड करते तो। उनकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि उनके ऊपर एक स्पिन ऑफ आराम से बन सकता है। ऊपर से रिचर्ड हैरिस के ध्यान के चलते माइकल गैम्बन का डंबलडोर हमें पहली बार इसी मूवी में देखने मिलता है। एंड टू बी ऑनेस्ट प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में वो लाउड और समटाइम्स इरिटेटिंग तो महसूस हुआ था। खैर इसके बाद सबसे आखिर में लेकिन सबसे अव्वल स्थान पर आती है सीरीज की लास्ट इंस्टॉलमेंट, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 2। इट वाज perfect everything down to the last minute details। इससे बेहतरीन क्लोजर पूरी सीरीज के लिए और कोई हो ही नहीं सकता था। इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बड़ी लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। ग्रिंगॉट्स को चीरते हुए हैरी, रॉन, हरमाइनी का ड्रैगन पे सवार होते हुए बाहर निकलना, बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स, कैरेक्टर्स को पे ऑफ देना, रिडेम्पशन, सैक्रिफाइस, एंगर, रिवेंज, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ फ्रेंडशिप, इवन प्रिंसेस टेल की एडिटिंग से लेकर स्नेप से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा ट्विस्ट, डंबलडोर से उस अधूरी बात को पूरा करना, वोल्डेमॉर्ट का
मरना, पीसफुल फ्यूचर को दिखाते हुए एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ना। एक्टर्स की एक्टिंग से लेकर मेकर्स की चाहत तक, वीएफएक्स से लेकर सीजीआई तक, म्यूजिक से लेकर एक एक डायलॉग तक, सारी चीजें इससे बेहतरीन हो ही नहीं सकती थी। हालांकि बचपन में मुझे इसका एंड बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि शायद ये लोग अगर 21 साल के बाद का माहौल ना दिखाते हुए वोल्डेमॉर्ट के मरने पर ही कहानी को एंड कर देते तो क्या पता हमें अगला पार्ट भी देखने मिल सकता था। बट नाउ अब जबकि मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं आसपास देखता हूँ तो गेम ऑफ थ्रोन्स या फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसी आइकॉनिक आईपीज का हाल देखता हूँ, ये देखकर मुझे सेटिस्फेक्शन लगता है कि हाँ भाई, थैंक गॉड इन्होंने हैरी पॉटर को खत्म किया, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स थ्रू आउट अपने रन में काफी एपिक चल रही थी, लेकिन एंडिंग इसकी बर्बाद रही। दूसरी ओर तारक मेहता, वो अगर 2015 या फिर 14 में ही खत्म कर देते तो भाई आज उनकी इज्जत होती, जिसके चलते जब भी मैं इन सीरीज की ओर देखता हूँ तब मुझे डेथली हेलोस पार्ट 2 की वैल्यू समझ में आती है, क्योंकि कहानी का खत्म होना जरूरी है। यू ईदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। थैंक यू सो मच गाइज आखिर तक बने रहने के लिए। हालांकि ये तो मेरी रैंकिंग थी, आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके हिसाब से कौन सी मूवी और भी ऊपर आ सकती थी। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ ही चुका है तो फिर इंतजार किस बात का है भाई, इसे अपने पॉटर हेड दोस्तों के बीच फैला दो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं जल्दी से जल्दी अगली वीडियोस को बनाने के लिए। बाकी या दैट्स द वीडियो गाइज, मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, उनका ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखिए, एंड I will see you soon. Nox.